डियर स्टूडेंट्स, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादियों के शिरोमणि नेता थे, उनके राजनीतिक चिंतन और विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ था और उनका जीवन काल 1866 से लेकर 1915 तक रहा। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष के लिए उदारवादी मार्ग अपनाया। 1885 से 1905 के काल में प्रमुख उदारवादी नेताओं में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। गोखले इनमें से निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रमुख नेता थे, प्रमुख उदारवादी नेता थे और राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जस्टिस रानाडे के शिष्य थे और उनके जो दिए गए उपदेश थे और उनकी जो दी गई शिक्षाएं थी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। गोखले का जो राजनीतिक चिंतन है, उसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो उदारवादी चिंतक के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। उदारवादी नेता थे, वो उग्रवाद या उग्रवादी साधनों में विश्वास नहीं करते थे। वे अंग्रेजों की छत्रछाया में रहकर विकास का मार्ग अपनाते थे और उन्हें ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास था। गोखले ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाना विवेकपूर्ण नहीं है और व्यवहारिक में नहीं है। हमें संवैधानिक विकास और शांतिपूर्ण मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। गोखले को ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास था और उनका मानना था कि मानव का जो स्वभाव है वो मूल रूप से अच्छा है और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा ने ही उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। वे भी सदैव ये आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। उनका कहना था कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेज़ों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास बहुत अधिक था और लेकिन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं और उसकी क्रियान्विति को देखकर उनकी ये आस्था धीरे धीरे कमज़ोर अवश्य हो गई थी। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन गोखले ने किया और गोखले को यह भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अनेक लाभ पहुंचाए हैं और जैसे सबसे बड़े लाभ किस प्रकार के थे, जैसे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, और पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे। इसी के माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे विचारों के संपर्क में आया। तो इस प्रकार गोखले ने कहा कि समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना की है वह अंग्रेज़ों ने की है और पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था भी उन्हीं की देन है
ब्रिटिश शासन हमारे भारत के लिए वरदान है और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार भी हमें उनसे ही मिले हैं। इस प्रकार ब्रिटिश शासन और उनकी न्यायप्रियता में गोखले को विश्वास था। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी मानते हुए भी वे जो गोखले थे वे ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवाद की आलोचना करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद और संकीर्ण साम्राज्यवाद कदापि उचित नहीं है। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार ही विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने जो ब्रिटिश नौकरशाही थी उसके कठोर व्यवहार और उसकी उत्पीड़न की नीति का भी सदैव विरोध किया। यानी ब्रिटिश शासन को उन्होंने भारत के लिए हितकारी समझा, लेकिन संकीर्ण साम्राज्यवाद के वे विरोधी थे। कभी उन्होंने संकीर्ण साम्राज्यवाद और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद का विरोध को स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध किया और श्रेष्ठ साम्राज्यवाद पर उन्होंने बल दिया। गोपाल कृष्ण गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को महत्व नहीं देते थे। असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए हितकर नहीं समझते थे, बल्कि उसको अहितकर समझते थे और वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्यों को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। यानी संवैधानिक साधन और उदारवादी साधनों में ही उनका विश्वास था। स्वशासन तो वे चाहते थे कि भारत स्वशासन के मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन असंवैधानिक साधनों के या उग्र विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से। हालांकि गोखले के जो विरोधी थे उन्होंने गोखले के मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। उनका जो मार्ग था वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नहीं था। वे लोकमत की शक्ति को जागृत करना चाहते थे और वे असंवैधानिक मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। स्वशासन की धारणा। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों पर बल देते थे, लेकिन इन जो क्रमिक सुधारों का जो अंतिम लक्ष्य था वो भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का मानना था कि ब्रिटिश नौकरशाही के कारण प्रशासन में जो भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक और अन्य दोष जो प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण आवश्यक है और उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को उन्होंने स्पष्ट किया और बताया कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना, यही स्वशासन है और स्वशासन ही गोखले का अंतिम लक्ष्य था। उन्होंने कहा स्वशासन के लक्ष्य को क्रमिक सुधारों के रास्ते से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। इस प्रकार उनका जो अंतिम लक्ष्य था, जो दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य था वो स्वशासन की प्राप्ति था। उन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाए
और प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखे और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव भी दिए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों का आकार में वृद्धि की जाए और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में भी वृद्धि की जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को ये अधिकार दिया जाए कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सकें और जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ये भी सुझाव दिए कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है और प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन से संबंधित पर्याप्त अधिकार दिए जाएं और प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और प्रशासन के शिखर स्तर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। इस प्रकार गोखले सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे और सत्ता के केंद्रीकरण यानी सत्ता एक जगह केंद्रित ना हो, इस चीज़ का विरोध करते थे और सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, जिसमें पंचायतों का निर्माण, जिला परिषदों का निर्माण, विधान परिषदों का निर्माण, ये सब शामिल है। गोखले प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा रखते थे और उनकी कुछ तात्कालिक मांगें भी उन्होंने व्यक्त की थी। वे ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से भली भांति परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने कहा कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक और रचनात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। आर्थिक पक्ष में गोखले का स्पष्ट विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने नौकरशाही के कठोर वर्ग की आलोचना भी की, उनके नौकरशाही के कठोर रवैये की आलोचना भी की, क्योंकि नौकरशाही जो थी वो भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास कर रही थी। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अधिक व्यय करे और सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, अपने सैनिक व्यय को कम करे और प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, सफाई आदि जन कल्याण कार्यों के लिए समुचित धन ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यय किया जाना चाहिए और अनिवार्य शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा पर भी धन व्यय किया जाना चाहिए। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। 1905 में बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था, उसमें उन्होंने 9 तात्कालिक मांगें भी प्रस्तुत की थी और सरकार से आग्रह किया था कि इन मांगों की जल्दी से जल्दी पूर्ति की जाए। उनमें से कुछ प्रमुख मांगें इस प्रकार थी कि विधान परिषदों का सुधार किया जाए और उनको बजट संबंधी अधिकार दिए जाए। भारतीय परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं, सलाहकार परिषदें सभी जिलों में हों और न्यायपालिका और कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण किया जाए, भारी सैनिक व्यय में कटौती की जाए, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास और विस्तार किया जाए और जो जनता है, देहाती और किसान जनता, उसको ऋण के बोझ से राहत दी जाए। उनकी ये मांगें प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गोखले को सांप्रदायिक एकता में भी अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि भारत नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से सबल हो और उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता स्थापित करने को आवश्यक माना। हिंदू मुस्लिम एकता को वे भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। सन 1905 में उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की।
भारत सेवक संघ का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था। भारत सेवक संघ को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन चलाया, लेकिन बहिष्कार के वे समर्थक नहीं थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया और स्वदेशी को व्यवहार में लाने के लिए गुजारिश की। हथकरघा उद्योग पर बल दिया, लेकिन स्वदेशी का समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार जैसे उग्र शस्त्र के प्रयोग की कभी अनुमति नहीं दी। राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले के जो राजनीतिक विचारों में राजनीति का आध्यात्मिकरण प्रमुख है, उनके इस विचार से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे और गोखले ने कहा कि राजनीतिक जीवन में नैतिकता और उच्च उद्देश्य होने चाहिए। धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साध्य और साधनों की पवित्रता पर बहुत अधिक बल दिया जाना चाहिए। वैसे दोनों ही पवित्र होने चाहिए। इस प्रकार धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार बनाने के कारण उनके विचारों को राजनीति का आध्यात्मिकरण कहा जाता है। राजनीति का आध्यात्मिकरण कब हो सकता है? जब राजनीति नैतिकता पर आधारित हो और चारित्रिक विकास हो, लोगों का नैतिक विकास हो, नैतिक राजनीति हो, चारित्रिक सुदृढ़ता हो। ऐसे वातावरण में ही राजनीति का आध्यात्मिकरण हो सकता है। देश का नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हो, तभी देश का विकास हो सकता है। सन 1905 में जो भारत सेवक समाज उनके द्वारा स्थापित किया गया था, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण करके और राजनीति को धर्म और नैतिकता से संबद्ध करना था। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम से एक संस्था स्थापित की थी और इसने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लिए और सांप्रदायिक एकता के लिए विशेष रूप से कार्य किया और राष्ट्र की सेवा करने का कार्य और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य, राष्ट्र की एकता का कार्य और ऐसे चारित्रिक दृष्टि से सुदृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को राष्ट्र के लिए तैयार करने का कार्य इस गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज नामक संस्था ने किया। धन्यवाद।